और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस सब्जेक्ट की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें हमने अ, अभी तक दो लेक्चर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 5 को कवर किया था और उसमें एप्लीकेशन ऑफ ओपम हमने पढ़ा था। और दूसरी यूनिट जो नंबर सेकंड पे हम पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर थर्ड को सेकंड पे हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम ऑक्सीलेटर कर रहे थे। अभी तक हमने आरसी ऑक्सीलेटर कर लिए हैं, है ना। आरसी फेस शिफ्ट ऑक्सीलेटर और बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की हेल्प से मिलने वाले जो ऑक्सीलेटर हैं उन्हें हम आरसी ऑक्सीलेटर के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीलेटर क्या होते हैं ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। देखिए, बहुत छोटी सी यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड है। एनालॉग सर्किट के अंदर बहुत छोटी यूनिट है लेकिन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो अगर आप बताई हुई चीजों को या जितना भी आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रोवाइड किया जा रहा है एनालॉग सर्किट के यूनिट 5 और यूनिट थर्ड और आगे जो भी हम लेक्चर करेंगे, उतना भी अगर कर लेते तो बहुत आराम से आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करेंगे एलसी ऑक्सीलेटर के बारे में डिस्कस। और एलसी ऑक्सीलेटर में भी हमें जो है बेसिकली तीन एलसी ऑक्सीलेटर हैं। जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था आरसी ऑक्सीलेटर, जहाँ पे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की हेल्प से ऑक्सीलेटर बनाया जाता है, उसे आरसी ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। अब जहाँ पे सर्किट आपको बनाने को आप सर्किट बनाएंगे या सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे एल और सी के कॉम्बिनेशन से, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से, तो ऐसा जो ऑक्सीलेटर है वो एलसी ऑक्सीलेटर कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे हार्टले ऑक्सीलेटर। हार्टले के साथ ही हम पढ़ेंगे क्लैप ऑक्सीलेटर, कॉलपिट ऑक्सीलेटर और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। बेसिकली आज तीन ऑक्सीलेटर हम कवर अप करेंगे और टोटल जो पांच ये ऑक्सीलेटर हैं इन्हीं पांच में से हमेशा सवाल बनता रहा है और सवाल आता रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एलसी ऑक्सीलेटर का सबसे पहला ऑक्सीलेटर है जिसे हम हार्टले ऑक्सीलेटर के नाम से जानते हैं। क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होती है? तो अगर मैं हार्टले ऑक्सीलेटर की बात करूं तो द फ्रीक्वेंसी एट विच द फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड एग्जैक्टली 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी ऐसा नेटवर्क जो कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें प्रोवाइड करे। यानी ऐसा नेटवर्क सर्किट जो मुझे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करे, उसे हम हार्टले ऑक्सीलेटर कहते हैं। और फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन जो है इस तरीके के ऑक्सीलेटर की, उसका फॉर्मूला होता है एफ दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L1 + L2 × C। तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला है। और ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो भी एलसी ऑक्सीलेटर जिस कंडीशन के ऊपर, जिस टर्मिनोलॉजी के ऊपर हमें प्रोवाइड करेगा, वो हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कहलाएगा इन केस ऑफ हार्टले ऑक्सीलेटर। तो सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये एम्पलीफिकेशन पोर्शन कहलाता है और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा फीडबैक सर्किट कहलाता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी ऑक्सीलेटर में ये अगर इनपुट है और ये आपका अगर मल्टीप्लायर लगा हुआ है ना, तो ये आपका एम्पलीफायर होता था और एक आपका फीडबैक होता था। यहाँ आउटपुट था, आउटपुट से जाता था फीडबैक और यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आपको मल्टीप्लायर बॉक्स में जा रहा होता। तो ये एक्चुअल में ये जो सर्किट है ना, ये वही उसी वार्कोसेन क्राइटेरिया की हेल्प से सारे बने हुए हैं। कुछ भी इसमें नया नहीं है, जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रांजिस्टर की हेल्प से हमने एम्पलीफायर बनाया हुआ है। R1 R2, इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसको आप बेसिकली एम्पलीफायर की हेल्प से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक एम्पलीफायर, दैट मीन्स दिस इज योर एम्पलीफायर सर्किट एंड दिस इज योर फीडबैक सर्किट। ठीक है, अब करना क्या है या सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कैसे कैलकुलेट करना है, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? तो इस सर्किट को, ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है वो भी फीडबैक सर्किट, तो फीडबैक सर्किट को हम कन्वर्ट करेंगे लाप्लास डोमेन के अंदर, है ना। तो लाप्लास डोमेन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं जिस जिस पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप उतने पोर्शन को ध्यान से देखेंगे। ये वाला पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस वन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसको कंसिडर करने के लिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इनपुट फीडबैक है जो कि हम
इनपुट की साइड में भेज रहे हैं, तो इनपुट की साइड में ऑलवेज हम पॉजिटिव वोल्टेज भेजते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे HFE × IB, एक्चुअल में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इंटू करंट। एक्चुअल में ये जो HFE है ये रेजिस्टिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और IB जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है जो लाप्लास डोमेन के अंदर सर्किट में लगा हुआ है। इसी प्रकार जो आपका इंडक्टर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे L2 है, तो इसका लाप्लास डोमेन क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास डोमेन हो जाएगा S × L2। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो कैपेसिटर का लाप्लास डोमेन क्या होता है, लाप्लास कन्वर्जन क्या होता है, 1/SC। सिमिलरली इसके साथ में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर L1 लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा लाप्लास डोमेन में, SL1। एंड दिस इज एम्पलीफायर की साइड की इनपुट। तो जो एम्पलीफायर की साइड है उसका ये रेजिस्टेंस है HIE, और इसमें बहने वाली करंट को हमने IB से कंसीडर कर लिया, IB मान लिया है। ठीक है। अब इस लाप्लास डोमेन के सर्किट को मुझे सिंप्लीफाई करना है, और मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कैलकुलेट करनी है। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी सर्किट को हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो पोर्शन था ये करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में दिखाया हुआ था, हम इसको वोल्टेज सोर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये बात पहले से पता है कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आई का कंपोनेंट आया हुआ था, हमेशा जो उसके पैरेलल में कनेक्टेड कंपोनेंट होता है उसको हम कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम सीरीज में जोड़ देते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है इसके साथ में जो कि यहाँ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू जो इसके साथ पैरेलल में जुड़ी हुई थी ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी चीज को देखते हैं कैसे कन्वर्ट हो रही है ये वैल्यू आगे सर्किट का। तो देखिएगा, HFE × I ना, तो जो आई वाला पोर्शन था वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया, और डायरेक्शन कैसी थी, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव साइन ऊपर है और पॉजिटिव साइन वोल्टेज सोर्स का नीचे की तरफ बनाया गया। बट करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, जो टोटल करंट हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। कहाँ बह रही है, जैसे आप देख पा रहे होंगे करंट आपकी इस तरफ बहते हुए हम दिखा रहे हैं, है ना। ये आपका इंडक्टर जो कि पहले पैरेलल में लगा हुआ था SL2, और अभी कहाँ लग गया, सीरीज में लग गया है। कैपेसिटर एज इट इज 1/SCT, और बाकी चीजें एज इट इज यहाँ पे कनेक्टेड है, जो वहां पे एज यूजल कनेक्टेड थी। जैसे SL1 और HIE जो कि आपका इनपुट साइड का रेजिस्टेंस था वो एज इट इज लगा हुआ, उसमें बहने वाली करंट को हमने 1IBS से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। और वोल्टेज हम जो है यहाँ पे ये फीडबैक वोल्टेज VFS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप टोटल वोल्टेज को यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी V आउट ऑफ S को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, आपको पता है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और इनटू टोटल करंट, यही आपकी आउटपुट यानी V आउट ऑफ S होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे सर्किट का, सो दैट इज HFE, और करंट इसमें बह रही है IB ना, ये करंट आपकी IB बह रही है, और इनटू में ये जो कनेक्टेड आपका सीरीज में जो कनेक्टेड आपका इंडक्टर है जो यहाँ जुड़ा हुआ है, ये SL2। तो ये आपकी टोटल आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी, एक तरीके से ये सर्किट की टोटल वोल्टेज हो जाएगी। अब अगर मैं ये पूछने लग जाऊं कि बताना सर्किट की टोटल करंट क्या होगी, तो टोटल करंट की वैल्यू होगी, तो यू नो वेरी वेल कि अगर मैं यहाँ से करंट पूछूंगा तो टोटल वोल्टेज और डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ा हुआ है। तो देखिए दो तरीके के कॉम्बिनेशन यहाँ बनते हुए आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, ये जो L2 है, SL2, जो कि लाप्लास डोमेन में रिप्रेजेंट है, और 1/SC, ये तो सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं हमें। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये दोनों जो पोर्शन है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी HIE और SL1 ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर मुझे टोटल करंट निकालना हो सर्किट का, तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, क्योंकि करंट हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो वोल्टेज का जो मान होगा वो हो जाएगा माइनस का V0S। क्यों V0S हुआ है, एक्चुअल में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहनी चाहिए थी, यानी इधर जानी चाहिए थी, बट करंट हमने अपोजिट डायरेक्शन में ले रखी है, तो इसलिए ये जो वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा, -V0 ऑफ S हो जाएगा। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप देख रहे हैं SL2 प्लस 1/SC, और प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस यही तो कहलाएगा भाई इसका सीरीज, और वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, इन दोनों के पैरेलल के साथ में।
तो प्लस SL1 इंटू HIE अपॉन SL1 प्लस HI। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इस टर्म्स को, नीचे वाली टर्म्स को। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, जब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो एस स्क्वायर CL2 प्लस 1 अपॉन SC और प्लस SL1 इंटू में HI अपॉन SL2 प्लस HI। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एक टर्म निकल के आएगी हमारे पास आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। क्या आ रही है देखिएगा, -V0 ऑफ S, यहाँ से हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई। अब टोटल का अगर आप एलसीएम लेंगे, टोटल की बात करें, इसका मतलब टोटल एलसीएम लेंगे तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी इसकी इधर, तभी टोटल एलसीएम आएगा। तो वैल्यू हो जाएगी SQ, C L1 L2 प्लस S स्क्वायर C L2 HIE प्लस SL1 प्लस HIE प्लस S स्क्वायर CL1 इंटू HIE। और टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो आया SC, ये हो गया SC, और ये है SL2 प्लस HI, ये हो गया आपका। ये जाएगा ऊपर। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, है ना, इन टर्म्स को अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई इज इक्वल टू -HFE, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स थी सबसे ऊपर चली जाएगी, इंटू IB इंटू S स्क्वायर L2 C SL1 प्लस के HI, और नीचे बचेगा हमारे पास SL1 प्लस S क्यूब L1 L2 इंटू सी प्लस HIE प्लस S स्क्वायर L2 C HIE प्लस S स्क्वायर L1 C HIE। नाउ अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं जो हमारा गिवन सर्किट है उसमें IB का मान क्या है, ठीक है, तो आप IB चेक करें, IB कहाँ बह रही है। तो मैं एक बार सर्किट दिखाना चाहूंगा आपको, ताकि आप समझ पाए कि कौन सी वैल्यू, कौन सी IB करंट की बात हम कर रहे हैं। तो मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, हम एक्चुअल में इस करंट की बात कर रहे हैं ना, हम इस करंट की बात कर रहे हैं IB की, ठीक है। तो देखिएगा, इस अगर इस करंट को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये करंट केवल इस रेजिस्टेंस HIE के अंदर बह रही है, और यहाँ पे इसके पैरेलल में कनेक्टेड है SL1, यानी ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ लगेगा करंट डिवीजन रूल, और करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर मुझे IB निकालना है या IBS निकालना है, तो जिस भी रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करंट निकालना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस, तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, SL1, तो SL1 आ गया, और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा SL1 और प्लस के HIE, ठीक है। और इनटू में टोटल करंट, तो टोटल करंट आ रही है पीछे से I या IS, तो इसके साथ में इनटू में I आ जाएगा। यानी जिस भी रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, करंट डिवीजन रूल ये कहता है, जिस भी रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करंट निकालनी है वो उसके अपोजिट रेजिस्टेंस पे निर्भर करेगी। तो ये वाला रेजिस्टेंस जो कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस है लाप्लास डोमेन में, उसके ऊपर निर्भर करेगी इस IB करंट का मान। तो यही बात हमने वहां आगे लिखी हुई है, जैसे आप देखेंगे। तो IB दैट इज इक्वल टू, देखिएगा, I टोटल करंट होगी, और SL1 अपॉन SL1 प्लस के HI, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, दोनों पैरेलल में, अपोजिट जो रेजिस्टेंस था वो था SL1। नाउ यू नो वेरी वेल, अभी अभी हमने ऊपर I की वैल्यू कैलकुलेट की थी, अगर आप देखेंगे तो I हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, तो ये I का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा आप इस इक्वेशन में। जैसे ही आप इस I का मान पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा मान एज इट इज हमने यहाँ रख दिया, माइनस के इसकी जगह पुट कर दिया, इस वैल्यू की जगह I का वैल्यू, इसकी जगह हम ये पूरा मान उठा के रखेंगे, तो माइनस के IB इक्वल टू हो गया माइनस के HFE IB SQ कैसे हुआ है, इसके अंदर मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, ठीक है। तो SQ L1 इंटू L2 और इंटू में C। नाउ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं IB से तो IB कट जाएगा, नो IB इज कैंसिल आउट, IB से IB कट गया, और यहाँ पे बचा माइनस के HFE इंटू में SQ और L1 इंटू L2 इंटू C। नाउ ये पूरी टर्म्स यहाँ पे बची हुई एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1, तो हम इस पूरी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर रह जाएगा माइनस के HFE SQ L1 L2 इंटू C। मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म्स पूरी इधर चलेगी, देख रहे होंगे आप, पूरी की पूरी टर्म जो है आपकी इधर चली गई है सिंप्लीफिकेशन के बाद। नाउ ये पूरी टर्म उठ के यहाँ चली जाएगी, और ये एज इट इज रहेगा, तो वैल्यू हो जाएगा S क्यूब L1 L2 C प्लस S स्क्वायर C ब्रैकेट में L1 प्लस L2 इंटू HI
और प्लस के SL1 और प्लस के HI और इक्वल टू हो गया माइनस के HFE S³ L1 L2 इंटू सी। ठीक है। तो आपको पता है लाप्लास डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, आप लोग जानते हैं। लाप्लास डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज वी आर पुटिंग एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो अभी ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। इस पूरी फंक्शन में आप क्या रख दीजिएगा, एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे यहाँ पे, ये जो लाप्लास डोमेन का फंक्शन था आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कन्वर्ट हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जैसे आप देख पा रहे होंगे वैल्यू बन जाएगी S³ की जगह बन रखेंगे जे ओमेगा, तो ये हो जाएगा J³ Ω³ L1 L2 इंटू सी प्लस S² की जगह हो जाएगा J² Ω² C इंटू L1 प्लस L2 इंटू HIE और प्लस J Ω L1 और इंटू HIE, सॉरी प्लस HIE दैट इज इक्वल टू माइनस के HFE J³ Ω³ L1 L2 इंटू सी। नाउ आपको पता है J³ का मान होता है माइनस जे के बराबर, J² का मान -1 होता है और J खाली J ही रह जाता है हमारे पास। तो यहाँ से आप देख रहे हैं J³ की जगह हमने रखा है J। जैसे देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे J³ J माइनस जे में कन्वर्ट हो गया, J² की जगह क्या आ गया -1 आ गया और J एज इट इज इमेजिनरी टर्म्स एज इट इज। ऐसे ही इधर भी J³ की जगह हमने माइनस जे रख लिया है। तो जैसे ही आप J³ की जगह माइनस जे रखेंगे तो ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का J यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू आ गई। नाउ इतना सब करने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे। नाउ कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम इमेजिनरी और रियल पार्ट की कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम जो हमारे रियल पार्ट है उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रियल पार्ट कौन सा है, जिसमें जे ना आया हो। तो देखिए ये ऐसा पार्ट है जिसमें जे नहीं आ रहा इस वाले पोर्शन में, और यहाँ यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें जे ना आ रहा हो। तो जिस तरफ कोई नहीं आ रहा उधर जीरो हो गया रियल पार्ट। और इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस के Ω² C L1 प्लस L2 इंटू HIE और प्लस के ये भी रियल पार्ट है आपका HIE दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ आप देखेंगे इन दोनों में ही HIE वाली टर्म्स जो है कॉमन है, तो वो हमने उसको कॉमन लिया और कॉमन लेके कहाँ भेज दिया है, दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दिया, जीरो में भेज दिया ना। तो वैल्यू क्या बच जाती है हमारे पास, वैल्यू बचती है 1 माइनस के Ω²। यहाँ से देखिए ये माइनस है तो 1 माइनस Ω² C L1 प्लस L2 दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा Ω² C L1 प्लस L2। नाउ आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो आप Ω² को एज इट इज रखा रहने दीजिए, बाकी टर्म्स उधर भेज दीजिएगा। तो ये चली जाएंगी C और इंटू में L1 प्लस L2 ब्रैकेट में हो जाएगा Ω² से जब आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√में L1 प्लस L2 ब्रैकेट में इंटू सी। नाउ ओमेगा की जगह पुट कर दीजिएगा, ओमेगा बराबर आप जानते हैं पहले से क्या होता है 2πf होता है। हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन f निकालना था तो f इधर रह जाएगा, 2π उधर चला जाएगा तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2π√में C L1 प्लस के L2। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन था जो हमने ड्राइव किया है हार्टले ऑक्सीलेटर का। कई बार ये डेरिवेशन आया हुआ है एज यूजुअल, कुछ है नहीं, केवल और केवल सर्किट डायग्राम आपको ध्यान रखना है। और एलसी ऑक्सीलेटर का जो सर्किट डायग्राम लाप्लास डोमेन में हमने बनाया है एक्चुअल सर्किट से तीनों में सेम बनता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार बनता है। तो किसी एक को अगर आप सीख लेंगे बनाना तो आप इजीली इसके डायग्राम को बना पाएंगे और वहां पे इजीली इस डेरिवेशन को या इससे रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन आता है तो उसको हल कर पाएंगे। तो ये हमारा हार्टले ऑक्सीलेटर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लैप ऑक्सीलेटर की। क्लैप ऑक्सीलेटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है, तो देखते हैं एक बार इसको भी। द फ्रीक्वेंसी एट विच the feedback network provides exactly 180 degree phase shift is called frequency of oscillation and is given by f is equal to 1 upon 2 pi under root में L into CT, where CT is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and that is equal to, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा C1 C2 C3 और ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ यानी कि अ, एक ऐसा सर्किट जो फीडबैक नेटवर्क के द्वारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको प्रोवाइड करे, उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ क्लैप ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, ऑक्सीलेशन की, जहां पे ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है उसका मान है f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू सी टी।
Ct टोटल कैपेसिटेंस है। तो अभी क्या है यहाँ पे, देखिए वहां पे भी सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन पहले ही हमने लिख दिया था डेफिनेशन में, लेकिन इसको प्रूव करना है, यानी F इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी टी हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखेंगे। एक थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन है इस डायग्राम में, ये आपको C1 कंसीडर करके चलना है। ये जो जहां मैंने दोनों जगह C2 लिख दिया है, ये C1 है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैंने ऑलरेडी यहीं पे आपको मेंशन कर दिया है, बाई मिस्टेक ये टाइप हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको C1 मानते हुए चलना है। तो ये आपका फीडबैक सर्किट है, जैसे कि आप जानते हैं पहले से, मैंने पिछले सर्किट में भी यही बनाया था। और ये आपका कौन सा है, ये आपका एम्पलीफायर वाला पोर्शन है ना। अंतर क्या हुआ है, यहाँ पे केवल, वहां अगर देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक क्या लगा हुआ था, एक इंडक्टर लगा हुआ था, इस बार यहाँ कैपेसिटर भी जुड़ गया है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए थे पिछली बार, इस बार भी दो लगे हुए हैं, बट एक कैपेसिटर यहाँ इंडक्टर के साथ में एक्स्ट्रा जुड़ गया है, जिसकी वजह से ये जो सर्किट है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है। जो पहले हार्टले ऑक्सीलेटर का था, लेकिन एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा जुड़ने की वजह से ये किसका सर्किट बन जाएगा, क्लैप ऑक्सीलेटर का बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर्किट में क्या अंतर है हार्टले के और क्लैप ऑक्सीलेटर के। चलिए अब देखते हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन। उसी प्रकार से वही एज यूजुअल है सारी चीजें। करंट सोर्स है HFE IB, और 1/SC2 SL, 1/SC3 और 1/SC1 किसके साथ, HIE के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। करंट हमने मान लिया है IB इसके अंदर बह रही है, इनपुट एम्पलीफायर का जो पोर्शन है उसके अंदर जो करंट बह रही है रेजिस्टेंस के अंदर, वो IB बह रही है। इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, और लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने काम किया हुआ है कि हम जो करंट सोर्स है, ये जो करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे। वोल्टेज सोर्स में बदलने का क्या तरीका होता है, यू नो वेरी वेल, कि करंट नीचे की तरफ जा रही है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, तो डायरेक्शन अगर ये है तो नीचे वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटर था, ये कहाँ जुड़ जाएगा, सीरीज में जुड़ जाएगा। जो सीरीज में जुड़ा हुआ वो एज इट इज, केवल पहले वाला जो पैरेलल कनेक्टेड होता है उसी में चेंज होता है वोल्टेज, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए। ये एज इट इज जुड़ा हुआ है, ये एज इट इज है, और ये एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ से फिर से अगर आप आउटपुट वोल्टेज लिखना चाहेंगे, यानी वोल्टेज जो है, तो ये BOS क्या हो जाएगी, जितनी भी पैरेलल कनेक्टेड वोल्टेज होगी वही आपकी BOS का मान होगा। तो BOS बराबर हो गया HFE × IB। और इसके अगर आप देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है ये आपकी निर्भर करेगी, ये जो कैपेसिटर है आपका 1/SC2, इसके ऊपर निर्भर करेगी। तो 1/SC2 यहाँ से हमने रख लिया। नाउ अगर मैं टोटल करंट निकालने लग जाऊँ इस सर्किट की, तो आपको पता है टोटल करंट क्या होगी, टोटल करंट होगी टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तीनों चीज सीरीज में जुड़ी हुई है, ये दोनों चीज पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भी करंट जो है एक्चुअल में बहनी चाहिए थी नीचे की तरफ, बट हमने जो कंसीडर कर रखी है वो कैसे कर रखी है, IS, वो ऊपर की तरफ कर रखी है। तो I बराबर हो जाएगा I या IS, इसे कह सकते हैं, ये IS ही है एक तरीके से। और माइनस का माइनस V0/S, V0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करंट उल्टी डायरेक्शन में हम बाहर है, इसलिए -V0 लिया है। तो -V0/S, और V0S, और ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, ये वाली वैल्यू तो सारी की सारे एलिमेंट की सीरीज में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 1/SC2 प्लस SL और प्लस 1/SC3, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबको एक साथ जोड़ दिया, और प्लस क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/SC1 × HIE अपॉन 1/SC1 + HIE। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इस पोर्शन को एलसीएम वगैरह लेके, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास वैल्यू। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई इज इक्वल टू माइनस के V0S, जब हमने एलसीएम लिया तो वैल्यू बन गया C3 + S² L C2 C3 +C2/S C2 C3, और प्लस यहाँ से बन गया HIE 1 + SC1 HIE। और एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी माइनस के HFEIBC3 इंटू में 1 + के SC1 HIE, और नीचे वैल्यू रह जाएगी। देखिए अभी क्या है, इन दोनों का हम आपस में एलसीएम जब लेंगे तो इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर, और उसके बाद में कुछ टर्म्स एडजस्ट की, और टोटल एलसीएम जो है SC2 C3 इंटू में 1 + के SC1 HIE, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो देखिए जब ऊपर चला गया ये वैल्यू, तो जो टर्म्स कॉमन थी वो हमने बाहर निकाल लिया ऑलरेडी पहले से ही, है ना। C3 वाली टर्म्स ऑलरेडी यहाँ बाहर रख दी, और अंदर बन गया 1 + के, दोनों में ही ना,
तो उसको हमने बाहर निकाल दिया, बन गया 1 + के SC1H नाउ सिंप्लीफाई किया इसको एज यूजुअल फिर से, और वैल्यू हमने पुट कर दी। अगर मैं फिर से HIE के अंदर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। करंट डिवीजन अपोजिट रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। यहाँ पे अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, 1/SC1 है, तो IB का मान हो जाएगा 1/SC1 अपॉन 1/SC1 और प्लस के HIE और इंटू टोटल करंट ऑफ द सर्किट। टोटल करंट है आई या IS। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको एलसीएम लेके, तो 1 + के HIE अपॉन में SC1 हो जाएगा, ऊपर भी SC1 है, SC1 से SC1 कट जाएगा, वैल्यू बचेगी क्या, IB दैट इज इक्वल टू 1/1 + SC1 इंटू HIE इंटू आई। आई का मान यहाँ से उठा के रखेंगे ये वाला। ठीक, यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगी, IB से IB कट जाएगा, यहाँ भी माइनस के HFE इंटू C3, और नीचे एज यूजल ये टर्म्स बचेगी जो ये आ रही है हमारी। ठीक है, तो एज इट इज इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या वैल्यू आती है। IB से IB कैंसिल आउट हुआ, और माइनस के HFE इंटू C3 अपॉन S3 S³ C1 C2 C3 इंटू L इंटू HIE प्लस S² C2 C3 L प्लस SHIE ब्रैकेट में C1 C2 C2 C3 प्लस C1 C3 ब्रैकेट बंद प्लस C2 प्लस C3। नाउ यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो हमने हार्टले ऑक्सीलेटर में किया था, इस डेरिवेशन में डिफरेंस ये है कि यहाँ वहां पे हमने रियल पार्ट कंपेयर किया था, यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि यहाँ हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। एस इज इक्वल टू, सबसे पहले इस लाप्लास डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हैं। तो जहां भी एस है उसकी जगह जे ओमेगा रख दीजिएगा। तो इधर तो माइनस के HFE C3 है, और S³ की जगह जे ओमेगा रखेंगे तो J³ ओमेगा क्यूब हो जाएगा, इंटू में C1 C2 C3 L इंटू में HI प्लस J² ओमेगा² C2 C3 L प्लस C2 C3 C2 प्लस C3 प्लस के SHI C1 C2, ये एज इट इज टर्म्स आ जाएंगी। एस की जगह रख देंगे जे ओमेगा, मैं पुट कर दिया। अब हम इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखिए इमेजिनरी पार्ट अगर आप कंपेयर करेंगे, पहले हमने वैल्यू लिख दी है एज यूजुअल सारी की सारी। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है, क्या इधर कोई इमेजिनरी पार्ट है, तो आप कहेंगे राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। कहाँ पे है इमेजिनरी पार्ट आपका, देखिए यहाँ पे जे आ रहा है इस वाले टर्म्स में, अगर आप देखें तो ये इमेजिनरी पार्ट है आपका, तो ओमेगा क्यूब C1 C2 C3 L HI, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट आपका ये वाला है जे ओमेगा, है ना। तो यहाँ OMEGA HIE और इंटू में C1 C2 प्लस C2 C3 और प्लस C3 C1, ये वाला पोर्शन आ रहा है, इसको हमने लिया। कंपेयर द इमेजिनरी पार्ट, तो लेने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं ये इधर तो जीरो ही है, तो जीरो हो गया, माइनस ओमेगा क्यूब C1 C2 C3 L HI प्लस OMEGA HIE, और ये पूरे के पूरे पोर्शन को हमने इक्वल रख दिया जीरो के। नाउ अगर आप देखें तो ये तो पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है, तो एज यूजुअल हमने रखा OMEGA HIE माइनस ओमेगा² और C1 C2 C3 इंटू L प्लस, ये एज इट इज आ गया। एक तरीके से हमने यहाँ से ये समझ सकते हैं आप, OMEGA HIE कॉमन ले लिया यहाँ से, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ओमेगा, देखिए ओमेगा भी इसमें भी है यहाँ भी है, दोनों में से OMEGA HIE हमने बाहर कॉमन लिया। एंड देन ओमेगा और HE जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो जीरो हो नहीं सकती, वो तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। और जो HIE जो कि आपका रेजिस्टेंस है आपके फीडबैक उसका सर्किट का, वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो कौन सा पोर्शन जीरो होगा, जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका जीरो हो सकता है, कौन सा, -OMEGA² C1 C2 C3 इंटू L और प्लस के C1 C2 C2 C3 और प्लस के C3 C1 वाला पोर्शन, तो इनको आपस में हमने एक दूसरे के, ये माइनस था ये उधर जाके प्लस हो गया, तो आप देख रहे हैं वैल्यू बचा यहाँ पे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, दैट इज इक्वल टू, यहाँ माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, ओमेगा² C1 C2 C3 इंटू L। नाउ मुझे वैल्यू तो ओमेगा² का निकालना है, ओमेगा का निकालना है, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन एफ निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू वैल्यू बन जाएगा हमारे पास OMEGA² इज इक्वल टू ये
बाकी की जो वैल्यू C1 C2 C3 इंटू एल, ये उसके अपॉन में चली जाएगी, टोटल उसके अपॉन में चली गई। अब आप देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई किया हमने। ये जो C1 C2 C3 था, इस वैल्यू को मैं इन सभी के अपॉन में लेके चला गया। ठीक है, तो जब मैं सभी के अपॉन में लेके जाऊंगा तो आपको पता ही है तीनों इंटू में है, तो C1 C2 से C1 C2 तो कट जाएगा, बचेगा 1/C3। तो एक पोर्शन से तो 1/C3 बचा, देखिए ये आ गया आपका 1/C3। दूसरे पोर्शन में 1/C1 बचा, तो ये 1/C1 आ गया। और तीसरे पोर्शन से 1/C2 बचा, तो ये वन आपका 1/C2। मैंने सीक्वेंस में लिख लिया है इनको, तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये एल एज इट इज रखा हुआ है अपॉन में। ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल, अभी अभी ऊपर मैंने बताया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 क्या होता है, ये 1/CT के बराबर होता है। या फिर आप इसको और ज्यादा इंप्लीमेंट करके क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1/CT इंटू एल। आपको वैल्यू किसका निकालना है, ओमेगा का, तो ये उधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/अंडर रूट में एल सी टी। यू नो ओमेगा का मान होता है 2πf, हमने यहाँ पे पुट किया और एफ की वैल्यू निकाली, एफ इजिकल टू आ गया 1/2π इंटू अंडर रूट में एल सी टी। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, बट सिक्वेंस अगर आपको ध्यान है कि किस किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप इजीली इसको करते हुए चले जाएंगे। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लास्ट है ये आपके इस यूनिट का, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। क्या है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर? इन क्रिस्टल ऑक्सीलेटर द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल वाइब्रेटिंग क्रिस्टल। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट सर्किट है, उसको हम किसी मैकेनिकल वाइब्रेटिंग क्रिस्टल से जो है रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा जो सर्किट है हमारा, वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कहलाता है। दस दिस क्रिस्टल इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और जिस क्रिस्टल से हम इसको रिप्लेस करते हैं उसका नाम क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्रिस्टल इज कांस्टेंट। इस क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है, एंड प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। और एक हाई डिग्री की स्टेबिलिटी वो हमें प्रोवाइड करती है, इवन द टेम्परेचर चेंज, चाहे टेम्परेचर को हम कितना भी चेंज करें, तब भी वो हमें स्टेबिलिटी अच्छी खासी प्रोवाइड करती है। दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल exhibit a property that, ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड। क्या है वो प्रॉपर्टी? जैसे ही हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्रिस्टल को, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे ही हम क्रिस्टल को एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल वाइब्रेट करना शुरू कर देता है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। कौन सी फ्रीक्वेंसी से? सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से वो क्रिस्टल वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है हमारा, ये फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड दिस क्रिस्टल इज ऑल्सो कॉल्ड फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। यानी जैसे ही आपने क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को एसी वोल्टेज अप्लाई की, उसने वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। ये इफेक्ट आपका फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और अ, इस इफेक्ट को ही हम फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बुलाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो ड्यू टू द एसी वोल्टेज इज प्रोड्यूस। एसी की वजह से जो है, इस सब्सटेंस की वजह से जो है आपके एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। व्हेन दिस क्रिस्टल आर कंप्रेस्ड और प्लेस्ड अंडर द मैकेनिकल प्रेशर। जैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे मैकेनिकल प्रेशर के अंदर वाइब्रेशन को, तो ये क्या काम करेगा, ये फिर आपकी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा उसको, आप उससे उस सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो यही काम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आपका कर रहा है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस सर्किट इज प्लेस्ड बाय द मैकेनिकल रेजोनेंट। ऑलरेडी मैंने आपको ये बात बता दी है, हाई डिग्री की स्टेबिलिटी है, एफ कांस्टेंट होता है, और माइक्रो प्रोसेसर में यूज किया जाता है क्वार्ट्ज के क्रिस्टल का। कैसे काम करता है आप देख पा रहे होंगे, ये दो कैपेसिटिव प्लेट हैं, इसके बीच में क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखा हुआ है। जैसे ही आप एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये जो क्रिस्टल है ना, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। और जब वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। वो डिफ्लेक्शन जो है अप्लाइड वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी से प्रोड्यूस हो रहा होगा, और इसी की हेल्प से हम इस एनर्जी को अनदर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कई बार क्लॉक पल्सेस में और कई बार अनदर पल्सेस में इसको
जनरेट करके यूज करते हैं। सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर, सी और एल तीनों कहाँ जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और अगर मैं सी एम की बात करूं, है ना, तो ये इनके साथ में पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है हमारा, एक्चुअल में इसकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है, जो हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर्स के अंदर, वो दो रेजोनेंट सर्किट के ऊपर निर्भर करती है, या दो प्रकार की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर निर्भर करती है। आप कहेंगे ये कैसे आप कह रहे हैं? देखिएगा, एक तो होगी सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और दूसरी होगी पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों ही चीजों के ऊपर आपकी इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन निर्भर करती है, जैसा कि सर्किट डायग्राम से हमें पता लग रहा है। ठीक है। तो आर आपकी डैम्पिंग और इंटरनल लॉसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल आपका मास है क्रिस्टल का, सी आपकी स्टफनेस है जो कि प्रोपोर्शनल है 1/k के, और सीपी आपका एक्चुअल कैपेसिटेंस है एनोड और कैथोड के बीच का। सीपी बेसिकली जो है वो प्रेशर कैपेसिटेंस को दर्शा रहा है। नाउ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्रिस्टल इज गिवन बाई, किसी भी क्रिस्टल की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एफ इज इक्वल टू के बाई टी। यहाँ पे के क्या है, स्टिफनेस है, और टी क्या है, थिकनेस। ठीक है। तो के कांस्टेंट है, और के को क्योंकि हमने पहले ही कांस्टेंट ले लिया था, वेयर के इज ए कांस्टेंट एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल। तो मैंने पहले ही बताया अभी अभी आपको कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो दो प्रकार से डिफाइन की जाती है। सर्किट दो प्रकार से बनना है, एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की बात करें, इट इज ड्यू टू द आरएलसी ब्रांच। ये किसकी वजह से है? ये जो सर्किट में आरएलसी ब्रांच है उसकी वजह से सीरीज रेजोनेंट प्रोड्यूस होता है। एंड इज गिवन बाई, और इसका जो फॉर्मूला होगा, एफ एस, F, why it is called Fs, series resonant frequency, and that is equal to 1 by 2 pi under root of L into C। ठीक है। तो ये आपका सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ। हर्ट्ज में मेजर करते हैं, L आपका इंडक्टेंस है हेनरी में, और C आपका कैपेसिटेंस है। ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की, तो पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल रेजोनेंट में इट इज ड्यू टू द कंबाइंड सर्किट। अगर मैं सीएम को भी उसके साथ कंबाइन कर दूं आरएलसी के साथ में, तो ये पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट बनेगा। कंबाइंड सर्किट आरएलसी सर्किट पैरेलल विद द सीएम, जैसे कि सर्किट में दिखाया था। उस टाइम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगी, एफ पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पी का मतलब यहाँ पैरेलल फ्रिक्वेंसी, पैरेलल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल। और जब टोटल कॉम्बिनेशन निकालेंगे हम पैरेलल का, किसका, कैपेसिटर का, तो सीटी हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीटी से रिप्रेजेंट कर दिया है। सीटी का मान क्या होगा, तो आपको पता है सीटी बराबर होगा सी इंटू सी एम अपॉन सी एम प्लस सी। ठीक है। तो ये सीटी का मान है, जो आप चाहे तो यहाँ पुट भी कर सकते हैं, चाहे तो सीधा सीटी रखें। तो एक तो ये हो गया आपका पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन है। और दूसरा हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर का मान होता है ओमेगा एल अपॉन आर। आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ एल अपॉन आर। क्यू क्या है, क्वालिटी फैक्टर, आर रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टेंस, और एफ आपका फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से और हार्टले ऑक्सीलेटर से डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है। जैसे क्या है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के कुछ पैरामीटर है जो हमें दिए हुए हैं। एल का मान है 0.33 हेनरी, सी का मान है 0.065 पिको फैरेड, सी डैश हमें दे रखा है 1 पिको फैरेड, आर का मान दे रखा है 5.5 किलो ओम। पहला पूछा फाइंड द सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर पूछा भाई व्हाट परसेंटेज डज द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सीड द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंट और सीरीज रेजोनेंट परसेंटेज में कितनी इंक्रीज हुई है। तो पहले सीरीज निकालें, फिर पैरेलल निकालें, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे दोनों का कितनी इंक्रीज हुई है। तो सीरीज रेजोनेंट का फॉर्मूला क्या है, एफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सबके मान हमें दे रखे हैं, पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो 1/2 पाई, एल का मान है 0.33 और सी का मान है 0.65 इंटू 10 टू द पावर -12। क्योंकि पिको फेरेड दे रखा था इसलिए -12 से मल्टीप्लाई किया। सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एस का मान आ गया 1.087 मिली हर्ट्ज। ठीक है। नाउ
पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ पी दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में एल इंटू सी टी। सी टी क्या है? सी इंटू सी एम अपॉन सी प्लस सी एम। और मान इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.065 इंटू वन अपॉन 0.065 प्लस वन। कैलकुलेट किया तो ये 0.061 पिको फैरेड आ गया। एफ पी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 पाई अंडर रूट में 0.03 इंटू 0.061 इंटू 10⁻⁻12। सिंप्लीफाई किया तो पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफपी का मान आया 1.122 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। परसेंटेज चेंज देख देख लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा भाई? पैरेलल का पूछ रहे हैं तो पैरेलल के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा एफ पी माइनस एफ एस अपॉन टोटल, जो आपकी क्या दे रखी है, जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो एफ एस हो जाएगी। तो एफ पी माइनस एफ एस अपॉन एफ एस इंटू 100 कर दिया हमने, तो चेंज हमें पता लग जाएगा। तो चेंज आ रहा है यहाँ से 1.122 माइनस 1.087 अपॉन 1.087 इंटू 100। सिंप्लीफाई किया तो चेंज, परसेंटेज चेंज आया 3.21%। क्वालिटी फैक्टर पूछा गया है सीरीज के लिए भी और पैरेलल के केस में भी। तो क्यू बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एस इंटू एल। वैल्यू हमने पुट किया, वैल्यू आया हमारे पास। और अपॉन आर भी होता है मान ना, तो यहाँ पे आर छोटा हुआ है, आर भी अपॉन में आपको रखना है और आर की वैल्यू पुट करनी है, तब आप कैलकुलेट करेंगे। अपॉन आर है यहाँ पे, है ना। तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पाई की वैल्यू रख दिया 3.14 इंटू 1.087 इंटू 10⁻6 इंटू 0.33 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻3। सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से वैल्यू आएगा 409.58। और अगर पैरेलल की बात करें तो Q इज इक्वल टू 2 पाई FP इंटू एल अपॉन आर। वैल्यू पुट किया सभी जो पैरामीटर हमें दिए हुए हैं, तो वैल्यू आएगा आफ्टर द कैलकुलेशन क्यू दैट इज इक्वल टू 4.22 ऑफ 422.77। तो ये वैल्यूज न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि एक सवाल सिंपल सा कोई भी पैरामीटर दे के आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, इम्पोर्टेंट है। और ये आज का आपका लेक्चर था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट सेकंड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें जो हमने कवर अप किए हैं। आज के लिए इतना ही। लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।